नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 31वां भाग। आज की कथा चित्र का नाम है गान के विषय में निबंध। विलायत में बैरिस्टर होने के लिए तैयारी शुरू की ही थी कि इतने में पिताजी ने मुझे देश बुला लिया। नाम पाने का ऐसा मौका हाथ से निकल जाने से मेरे किसी मित्र ने दुखी होकर मुझे फिर विलायत भेजने के लिए पिताजी से सिफारिश की। इस सिफारिश के जोर से मैं फिर विलायत के लिए चल पड़ा। साथ में सत्य प्रसाद भी था, लेकिन मेरा बैरिस्टर हो जाना किस्मत को कबूल नहीं था और मैं विलायत जाने से भी हाथ धो बैठा। खास कारण से मद्रास से ही वापस चला आना पड़ा। वाकया जितना जबरदस्त था, वजह उस हिसाब से कुछ भी नहीं थी। सुने तो लोग हंसेंगे और उस हंसी का एकमात्र कारण मैं ही हूँ, इसीलिए उसका इजहार नहीं कर रहा। कुछ भी हो, लक्ष्मी का प्रसाद पाने के लिए दो बार सफर शुरू किया और दोनों ही बार अपना सा मुंह लिए लौट आया। उम्मीद है बार लाइब्रेरी का बोझ न बढ़ाने से कानून के देवता मुझे कृपा की दृष्टि से ही देखेंगे। पिताजी तब मसूरी में पहाड़ पर थे। बहुत डरता हुआ मैं उनके पास गया। उन्होंने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि ऐसा लगा कि वो बहुत खुश हुए। जरूर उन्होंने समझा होगा कि लौट आना ही मेरे लिए भला है और ये भला ईश्वर की कृपा से ही हुआ। दूसरी बार विलायत रवाना होने के एक दिन पहले शाम को बेथुन सोसाइटी के बुलावे पर मेडिकल कॉलेज के हॉल में मैंने एक निबंध पढ़ा था। किसी सभा में जाकर निबंध पढ़ने का ये पहला मौका था। सभापति थे बुजुर्ग रेवरेंड कृष्ण मोहन बनर्जी। निबंध का विषय था संगीत। वाद्य संगीत का विषय छोड़कर मैंने गाए जाने वाले संगीत के विषय में यही बात समझाने की कोशिश की थी कि गीत के शब्दों को ही गाने के सुर में प्रकट कर देना गायन का पहला मकसद है। मेरी निबंध में लिखित अंश थोड़ा ही था। मैंने मिसालें दे देकर अपने भाषण के समर्थन की कोशिश में लगभग शुरू से आखिर तक अलग अलग तरह के सुरों में कई भावों के गीत गाए। सभापति महोदय ने वंदे वाल्मीकि कोकिलम कहकर मेरे लिए जो भरपूर प्रशंसा के शब्द कहे थे, उसकी खास वजह मैं ये समझता हूँ कि मेरी उम्र तब कम थी और मेरे गले से तरह तरह के अनोखे गीत सुनकर उनका मन भी गाया होगा। लेकिन जिस विचार को मैंने तब इतने जोर शोर से जाहिर किया था, वो विचार सच नहीं था। इस बात को आज मैं मंजूर करता हूँ। गीति कला की अपनी ही एक खास बनावट है और खास काम है। गीत में जबकि वाक्य रहते हैं तो वाक्यों के लिए ये वाजिब नहीं कि वे गाने को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ जाएं। वहाँ उन्हें गीत के ही पीछे पीछे चलना चाहिए। गीत अपने बड़प्पन में ही बड़ा है। वाक्यों की गुलामी वो क्यों करने लगा? वाक्य जहाँ चुक गए हैं वहीं गीत शुरू हुआ है। जहाँ कहकर कहा नहीं जा सकता वहीं गीत का असर है। वाक्य जो कह नहीं सकते, गान वही कहता है। इसीलिए गीत की पंक्तियों में शब्दों का उत्पाद जितना ही कम हो उतना ही अच्छा। पुराने हिंदी गानों में शब्द आमतौर पर न के बराबर होते हैं। सुर उन्हें लांघ कर अपना एहसास सहज ही करा सकता है। इस तरह राग रागिनियां जहाँ से स्वर की शक्ल में हमारे मन को खूबसूरती से जगा सकती हैं, वहीं संगीत चोटी पर पहुंचा हुआ माना जाता है। लेकिन बंगाल में काफी दिनों से शब्दों को ही महत्व देने का रुझान है और वो इतना जबरदस्त है कि यहाँ शुद्ध संगीत अपना पूरा हक नहीं पा सका। यही वजह है कि इस प्रदेश में उसे अपनी बहन काव्य कला के आश्रय में
कवियों की पदावली से लेकर रामनिधि गुप्त के गीत तक सभी के मातहत रहकर अपनी मिठास को बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ी है। गीत लिखते समय इस बात का बार बार एहसास हुआ है। गुनगुनाते हुए जब मैंने ये पंक्ति लिखी, मन की छिपी बातों को सखी छिपा न रखना मन में, तभी देखा कि सुर वाक्यों को जिस जगह उड़ा कर ले गया है, वाक्य खुद पैदल चलकर उस जगह पहुंच ही नहीं सकता था। तब ऐसा लगने लगा कि मैं मन में छिपी जिस बात को सुनने के लिए सखी को इतना मना रहा हूँ, मानो वह जंगल की हरियाली में खो गई है, जैसे वह पूर्णिमा की रात के चुप चुप उजाले में डूबी हुई है, जैसे उसे दिशाओं की नीलिमा ने अपने घूंघट में छिपा लिया है, जैसे वह पूरे जल थल आकाश के गंभीर रहस्य की बात हो। बचपन में मैंने एक गीत सुना था, तोमाए विदेशिनी साजिए के दिले। उस गीत के इस एक पद ने मन में ऐसी एक खूबसूरत तस्वीर गढ़ दी थी कि आज भी वो गीत मेरे मन में गूंजा करता है। एक दिन उस गीत के इस पद के मोह से प्रेरित मैं भी एक गीत लिखने बैठा। सुर की गूंज के साथ पहला पद लिखा था, आमी चिनिगो चिनी तुम्हारे आगो विदेशिनी। इसके साथ अगर सुर न होता तो ये गीत कैसा बन पड़ता मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस सुर के मंत्र की खूबी से विदेशिनी की एक अद्भुत सुंदर मूर्ति जाग उठी और मेरा मन कहने लगा, हमारी इस दुनिया में कोई एक विदेशिनी आया जाया करती है। न जाने किस रहस्य के सागर के उस पार घाट के किनारे उसका घर है। उसी को शरद ऋतु की सुबह में, मत भरी रात में पल पल मैं देखा करता हूँ। मन के अंदर भी कभी कभी उसकी झलक पाई है। आसमान में कान लगाए हैं तो कभी कभी उसके गले का सुर भी सुना है। मेरे उस गीत के सुर ने मुझे ब्रह्मांड को मोहने वाली विदेशिनी के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया और मैंने कहा, भुवन भ्रमिया शेषे ऐसेछि तोमारी देशे, आमी अतिथि तोमारी द्वारे ओगे विदेशिनी। इसके बहुत दिन बाद एक दिन बोलपुर की सड़क से कोई गाता हुआ जा रहा था, खाचार माझे आविन पाखी केमने आसे जाए, धरते पारले मनोबेड़ी दितेम पाखे रुपाए। देखा कि बाउल का गीत भी वही एक ही बात कह रहा है। बीच बीच में बंद पिंजरे में आकर अनजान पंछी मुक्त अजनबी की बात कह जाता है और मन उसे हमेशा के लिए बंदी बनाकर रखना चाहता है, लेकिन रख नहीं पाता। इस अनजान पंछी के चुपके चुपके आने जाने की सूचना गान के सुर के सिवा और कौन दे सकता है। यही वजह है कि हमेशा से मुझे गीतों की किताब छपाने में झिझक होती रही, क्योंकि गीतों की किताब में असल चीज ही छूट जाती है। संगीत को अलग रखकर संगीत के शाब्दिक माध्यम को सजाए रखना वैसा ही है जैसे गणेश जी को छोड़कर उनके चूहे को पकड़ रखना। दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 31वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।